So we are going to discuss some important question for the term one. Okay. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारे पास NH3 है, 5O2 है और ये NO और H2 बना रहा है हमारे पास। सो वी कैन से दैट हेयर ऑब्वियसली कि हमारे पास इस ऑक्सीजन ने NH3 से हाइड्रोजन को हटाया है। कुछ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं ना, क्योंकि कंबाइन होके दो ही बन रहे हैं, पहले भी दो ही थे। हाँ, लेकिन ये रेडॉक्स है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्चुअली में ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है, और नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो ये रेडॉक्स हो गया, न्यूट्रलाइजेशन कहीं से नहीं है ये। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट वन। Now we have the question number second. The radius of curvature of concave mirror is 12 centimeter. हमारे पास concave mirror का radius of curvature 12 centimeter है. So the focal length will be. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 है तो फोकल लेंथ इसका आधा होता है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? वेरी सिंपल, फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज -r/2 ना, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, चाहे कोई भी मिरर हो या लेंस हो। तो -r/2 का मतलब -6, सो आंसर वुड बी डी, -6। एम आई राइट? तो माइनस में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल? तो बाइल की स्टेटमेंट कौन सी ठीक होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक तो ये बाइल डक्ट और स्टोर्ड इन द लिवर। तो क्या बाइल जूस बाइल डक्ट और स्टोर होता है? नहीं, स्टोर तो वो गॉल ब्लैडर में होता है ना। तो बाकी तो इसका मतलब सी ही सही है। लीवर से सिक्रीट होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जब तक हम कुछ खाते नहीं है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, फिर वहां से निकल के आता है। बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन सा वाला है? ये लाइम का मतलब आप लोग लेमन से मत समझ लेना। दिस इज लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस, विच इज बेसिक इन नेचर, नॉट द एसिडिक। तो लाइम वाटर इज नॉट एसिडिक, रिमेंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड से पता लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। प्लाज्मा भी एल्कलाइन इन नेचर होता है, तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस ही है जो कि एसिडिक होता है, तो ए। राइट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 into half H2, एवरीबॉडी नो दैट। और यहाँ पे CaSO4 into H2, दिस इज द जिप्सम। जिप्सम से ही तो आता ही है, राइट। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं। एक थिन प्रिज्म है P1 with the angle of 4 degree made from the glass of refractive index 1.54 combined with another prism P2 made from the glass of refractive index 1.92 to produce the dispersion without diffusion. The angle of prism P2 would be. तो इसका क्या होना चाहिए? देखो, ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के लिए देखो, हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी स्मॉल एंगल प्रिज्म होता है, ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दी कि जो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, तो डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर वी ऑलरेडी हैव डेल्टा म्यू माइनस का 1 into a। ये लिमिटिंग डेविएशन का फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास। ए इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर मैं प्रिज्म वन की बात करता हूं तो मेरे पास जो डेविएशन आएगा, डेविएशन वन, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, उसके लिए ये निकल के आएगा। और अगर मैं P2 के लिए बात करता हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आएगा? म्यू जी माइनस का 1 into A2। अब वो कह रहा है कि देर इज नो डेविएशन। तो अगर मेरे पास वो नो डेविएशन वाला केस है तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा तो A2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो ये आ जाएगी μg-1 μg-1 में A1, और ये हो जाएगा मेरे पास, अच्छा A2 तो हमने कर ही लिया है। तो ओके, तो जब मेरे पास ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि μg1 हमको कितना दे रखा था? 1.54 माइनस का। और μg2 हमें कितना दे रखा था? 1.92 माइनस का 1।
ठीक है, और हमें ए पहले वाले प्रिज्म का एंगल कितना दे रखा था, 4 डिग्री, राइट। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, हमें इसे कैलकुलेट करना है, 0.54 अपॉन में 0.92 इंटू में 4 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई गेस वो 2.30 डिग्री आ रहा है मेरे हिसाब से। तो इट मीन्स, लेट्स सी दैट, तो कितना आ रहा है, यस 4 पॉइंट, नहीं 2.3 डिग्री आ रहा था, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास मिनिमम डेविएशन की का फॉर्मूला हमें लगाना था, कि जो मेरे पास डेविएशन होता है इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो इजीली वाला क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट आई गेस वी कैन डू दिस। Which of the following component of our food is digested by an enzyme which is present in the saliva as well as pancreatic juice? तो कौन सा कंपोनेंट है हमारे फूड का विच इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पेनक्रियाटिक जूस? सो ऑब्वियसली कैन वी से कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो है जो कि हमारे पास सलाइवा और पेनक्रियाटिक जूस से निकलने के बाद डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमारे माउथ में भी सलाइवरी अमाइलेज निकलता है और पेनक्रियाटिक के अंदर भी अमाइलेज निकलता है, राइट, और वो स्टार्च के ऊपर रिएक्ट करता है। तो यस, द कन्वेक्स मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, व्हाई? वैसे तो मुझे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है, द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि जो इमेज होती है वो छोटी दिखती है हमें, ठीक है। एंड लार्ज इमेज भी, इसलिए हम लार्ज इमेज को भी देख सकते हैं उसी के अंदर। द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर, ये भी लाइन बिल्कुल सही है, राइट। जो दूर भी होता है वो भी हमें थोड़ा पास दिखता है, इजंट इट। तो इससे हम इजीली डिसीजन भी ले सकते हैं, दूर की चीजें भी हमें दिखती हैं, इजंट इट। और वही तो हमें चाहिए, राइट। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही था वो। अच्छा ये सेम आ गया गलती से, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है, यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, एनीबडी? क्या होना चाहिए नाइन्थ का फिर? देखो एक तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट उससे ट्रांसफर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, बर्तन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या जरूरत है, डक्टिलिटी की भी कोई जरूरत नहीं है। और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए, ताकि वो पिघले ना जल्दी से। भाई बर्तन पिघलने थोड़ी चाहिए, अगर तुम खाना बना रहे हो तो बर्तन ही पिघल जाएगा तो फायदा क्या। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो हीट ट्रांसफर होनी चाहिए और ऊपर से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का मतलब हो जाएगा डी, राइट। तो नाइन्थ का हो जाएगा मेरे पास डी। ओके बात करते हैं टेंथ की। विच लॉ शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो ऑब्वियसली ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, एनर्जी भी वैसे होता है, लेकिन बैलेंसिंग में इसकी जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गया, बिल्कुल गलत। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली, तो इट इज अ mass can neither be created nor be destroyed. When we add the acetic acid to the test tube of the sodium bicarbonate, which of the following will be the observation? Yes, what do you think? तो यस 11th का हो जाएगा हमारे पास। देखो जब भी हम एसिडिक एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो ऑब्वियसली एसिडिक एसिड के अंदर CH3COOH, तो सोडियम और COOH मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम एसिटेट, राइट। और जो सोडियम एसिटेट बनता है तो वो एक तरह से क्या होता है, कलरलेस होता है, राइट। और वो एक ऑर्डरलेस गैस मतलब मेरे पास ये तो बन गया, लेकिन साथ में एक CO2 गैस भी बनती है। और CO2 गैस क्या होती है मेरे पास, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। तो ऑब्वियसली we will say formation of bubbles of colorless and odorless gas, isn't it? Can we say that? हमें पता है कि मेटल बाइकार्बोनेट होता है और कोई एसिड होता है तो सॉल्ट प्लस का CO2 प्लस का H2 बनता है, और CO2 क्या है हमारे पास, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। तो आंसर वुड बी डी। फाइन।
In the question number 12, in an experiment to trace the pathway of the triangular, a student would observe the emergent ray. तो emergent ray, ओके, तो हमें बताना है क्या हो जाएगा इसके अंदर। तो हमारे पास देखो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास कोई भी प्रिज्म होता है, राइट, कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो अगर मैं कोई भी लाइट मान लो अगर जाती है, तो ये मेरे पास अगर ऐसे टेढ़ी जा रही है, राइट, तो ये इसका नॉर्मल होता है, तो ये बेंड करती है, राइट, फिर यहाँ पे निकल के आता है, तो ये इस तरीके से तो जाती है लाइट अवे। तो इसका मतलब ये लाइट जो एमरजेंट लाइट निकल के आई है, तो ये किसकी टवर्ड्स जा रही है, तो ये इट गेट डेविएटेड एंड बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि यही तो बेस है, और बेस की टुवर्ड्स ये बैंड हो रही है, तो आंसर वुड बी डी। सो इट गेट डेविएटेड एंड इट बैंड टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म, थिकर का मतलब एट द बेस पार्ट ऑफ द प्रिज्म। एम आई राइट? सिंपल। वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल? तो प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं सबसे पहले? ऑब्वियसली एट द स्टमक। याद है ना, प्रोटीन से पेप्टोन पेप्सिन जो निकल के आता है, पेप्सिन एक्चुअली रिलीज एज अ पेप्सिनोजेन, और वो एचसीएल की वजह से पेप्सिन बनता है और फिर वो उसके ऊपर एक्ट करता है, इजंट इट? फाइन। हमारे पास ये एक डिवाइस लगा हुआ है, व्हाट दिस डिवाइस इज रिप्रेजेंटिंग, करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास, क्या है फिर ये बताओ। सबसे पहले ये एक्स से तो ये सारी की सारी लाइट जो आ रही है कन्वर्ज हो गई, ओके, और ये लाइट ऐसे पैरेलली आ रही है और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गई, तो ये तो पक्की बात है कोई लेंस होगा, क्योंकि ये आर पार जा रहा है, और ये पक्का कोई मिरर होगा क्योंकि ये आर पार नहीं जा रहा है। तो या तो ऑप्शन, ओ इधर तो है लेंस के एक्स एक्सेस, ओके, तो ये क्या होना चाहिए? अगर इसका ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो और ये पैरेलली आ रहा है और फोकस से पास कर रहा है, तो पैरेलली आके फोकस से पास कर रहा है, तो इट कैन बी कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है, राइट, क्योंकि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, पैरेलली आ रहा है, इन्फिनिटी से फोकस पे ही बनता है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये पैरेलली आ रहा है और ये इस साइड इसका, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये, बट यहाँ पे ऐसा कुछ फोकल लेंथ पर ये फोकस पे ही बन रहा होगा क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं फोकल लेंथ 25 कहाँ पे लिखा है। तो अगर ये कनकेव मिरर है तो ये 25, ये कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ 20, तो ऑफ कोर्स यही होगा, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस बनता नहीं है यहाँ पे फोकस पे, तो मेरे पास तो फिर यही वाला ऑप्शन है फिर डी। क्योंकि भैया हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि कन्वेक्स लेंस जो होता है, कोई भी लाइट पैरेलल होती है तो फोकस से पास करती है, यही वाली इमेज तो है, ये अलग तरीके से दिखा रखी है बस। और ये मेरे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में इसी साइड इमेज बनती है, तो कोई भी लाइट पैरेलली आती है तो वो फोकस से पास होती है, तो ये फोकस पे, तो यही तो हुआ फोकस, ठीक है, सिंपल। उसी इमेज को बस अलग तरीके से दिखा रखा है, तो बस थोड़ा समझने की देरी है। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखो बैलेंस की बात आई है तो ए हमारे पास पूरी तरीके से बैलेंस है, 3 आयरन है, 3 इधर है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बाकी के 4H2, ये बैलेंस नहीं है, ये भी तो बैलेंस है, तो CO2 भी मेरे पास बैलेंस है, तो ये सी भी बैलेंस ही हुआ, तो ए और सी हो जाएगा इसका, ए और सी बोथ आर बैलेंस्ड। दिस H2O, कह रहा है हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन गए, बीच में एक्टिवेशन एनर्जी है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सोथर्मिक रिएक्शन?
तो इनमें से कौन सी वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी? क्या रेस्पिरेशन, अगर ये डायग्राम भी नहीं देते ना तो भी हम बता सकते थे। ऑक्सीडेशन भी एक्सोथर्मिक होती है, कंबशन भी एक्सोथर्मिक होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम के बिना भी हम ये बता सकते थे। ठीक है, वैसे ये डायग्राम अब एक्टिवेशन का होता है। जब भी हम एंजाइम लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम इसको कम कर देंगे तो प्रोडक्ट जल्दी बनकर आते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट लेट से बनकर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इधर की साइड बन रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना जल्दी प्रोडक्ट बनता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ कलरलेस volatile non-polar solvent is 1.4 to the refractive index of solid ice cube. The unmitigated refractive index of the ice cube is इतना. Enumerate the unmitigated refractive index of the non-polar solvent. तो अब हमें बताना है, देखो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नॉन पोलर है और एक ओके, द अनमिटिगेटेड क्यूब है एक मेरे पास, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक आइस क्यूब है। ओके, तो हमको बोल रखा है कि कलरलेस वोलाटाइल नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, तो इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट का सॉलिड आइस क्यूब के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.24 है। तो इसका मतलब ये मेरे पास नॉन पोलर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस क्यूब दे रखा है 1.25। तो नॉन पोलर निकालना है। नीचे आइस का कितना दे रखा है 1.31, और ये मेरे पास है 1.25। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन पोलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। दिस इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, विच इज गिवन टू अस। नॉन पोलर का विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन पोलर डिवाइड बाय आइस, आई मीन सॉलिड। तो ये हमें निकालना है, ये हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है, तो ये इधर आ जाएगा और निकल जाएगा, राइट। तो 1.31 इंटू 1.25 1.6 हो जाएगा। ठीक है, which of the following is not the function of hydrochloric acid in the body? क्रिएटिंग एसिडिक मीडियम में तो सही है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में तो नहीं। देखो, पेप्सिन को भी करता है किलिंग ऑफ माइक्रो। HCl तो जम्स को मारता है ना, प्रोटीन के डाइजेशन थोड़ी करवाता है, राइट। तो ये तो नहीं होगा। एक ग्राफ दे रखा है हमको और पूछ रहा है कि कृति वेदांशी लिस्टेड केमिकल इन द लिस्ट है। डायग्राम बिना देखे ना हम तो भी बता देंगे। Which of the following is correct? Chemicals in the list A and B. Okay. देखो इसको, ये HCl है, सिट्रिक एसिड ऑक्सैलिक, तो स्ट्रॉन्ग वीक एक साथ, विनेगर, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे बेस हैं, ये वाले सारे बेस हैं। HCl, सिट्रिक एसिड ऑक्सैलिक, नाइट्रिक एसिड, विनेगर, ये वाले सारे के सारे एसिड है हमारे पास। लेकिन इन दी एक्सपेरिमेंट क्रिएटिव लिस्ट द केमिकल ए। देखो, लिस्ट ए और बी तैयार की गई है और ये पीएच की वैल्यू है, तो लिस्ट ए जो है वो इधर की साइड है, इसका मतलब ए बेस होने चाहिए, और बी वाले जो है उसका पीएच कुछ इधर की साइड लाई कर रहा है, तो ये थोड़े से एसिडिक होने चाहिए। तो ये वाले एसिडिक होने चाहिए बी वाले, और ए वाले बेस होने चाहिए। तो ए वाले बेस कहाँ है लिस्ट ए में? हाँ, तो बिल्कुल यही तो है। ये तो लिस्ट ए, तो ये तो हो नहीं सकती पहली वाली। तो इसका मतलब ये बेस हमारे पास यही है और ये वाले एसिड है। ठीक है, तो यस, बाकी सारे तो एसिड है, तो ये तो गलत है ना। बी में बेस होने चाहिए थे, तो यही वाला सही होगा फिर। ठीक है, सिंपल। 20 क्वेश्चन है, हमको ये सब दे रखा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पी है, ये क्यू। में से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है ना, नॉर्मल के साथ वाई,
ठीक है, वाई नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल देखा जाता है। ओके, ओ लाइट तो ऐसे करके आ रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइट तो यहाँ से आ रही है ना। तो जब लाइट यहाँ से आ रही है तो नॉर्मल तो ये हुआ, तो ये नॉर्मल हुआ, ये पी हुआ, तो पी होगा, राइट। ऐसे टकरा के, और फिर क्या बताना है हमें, एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ एमरजेंस भी हमें वाई से बताना है, तो ये वाई से एमरजेंस एंगल हो गया। और एंगल ऑफ डेविएशन पीछे लेके जाओ, ये वाली लाइट मिल रही है जेड, तो ये जेड हो जाएगा, पी वाई जेड हो गया ना फिर, पी वाई जेड का मतलब सी। ठीक है, क्योंकि इस बार ये लाइट यहां से ना भेज के इस साइड से भेज रहे हैं, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, दिस इज एंगल ऑफ एमरजेंट। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, आयोडीन होता है राइस डालते तो ब्लैक ब्लू कलर आता है, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है और आयोडीन से ब्लैक ब्लू कलर आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि राइस कंटेन व्हाट, स्टार्च। स्टार्च से तो होता है ना पूरा का पूरा, तो स्टार्च हो जाएगा, ऑफ कोर्स स्टार्च एज अ कार्बोहाइड्रेट। एक्सपेरिमेंट भी था प्लांट के अंदर, लाइट इज नेसेसरी, लीव के ऊपर टेप चिपकाई गई थी। स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली ड्यू टू, तो हाइट के ऊपर स्कैटरिंग इज नॉट इनफ। हाँ ठीक है, ये भी, ऑल्दो सी भी इसका एक तरह से ठीक माना जा सकता है, लेकिन ए इज द बेटर वन। ओके, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, साइज स्मॉलर है, लेकिन ये वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट तो नहीं बोलना चाहिए था, मॉलिक्यूल का साइज छोटा है ऑफ कोर्स, देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट द ग्रेटर हाइट। थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते थे कितनी हाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइट पे तो एटमॉस्फेयर होता है, स्पेस में नहीं होता है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट पे स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यस, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल, तो क्या ये बाइल डक्ट स्टोर, ये तो क्वेश्चन अभी आया था, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 24, a student put a drop of reaction mixture saponification reaction first on blue litmus, then he observed that there is no change। सेपोनिफिकेशन में हमारे पास एक तरह से साबुन बनता है, और साबुन एक बेस होता है, तो जो साबुन हमारे पास एक बेस है, तो क्या वो बेस पे कुछ अफेक्ट करेगा, नहीं। लेकिन वो रेड के ऊपर अफेक्ट करेगा, बिल्कुल, वो रेड से ब्लू को कर देगा। तो इसका मतलब 24 का हो जाएगा सी, क्योंकि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में साबुन बनता है, और साबुन खुद एक बेस होता है, तो बेस बेस को थोड़ी अफेक्ट करेगा, बेस तो बेस ही होता है, तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस पे अफेक्ट करेगा, तो इसका सी होना चाहिए, राइट, इजंट इट। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आई नो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, अब मैंने बता दिया साबुन वाला, तो यू शुड नो इट। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन important element production of food by the plants and demonstrated photosynthesis is not possible without the carbon dioxide। ठीक है, which of the role of potassium hydroxide, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को जितना भी एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं, तो यू शुड नो इट। हिग्रोस्कोपिक, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, जो इसके यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो ए, आई मीन बी, बी लाइट ए एंड बी फॉल ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स, कम आउट एज सी एंड डी, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है, दो पैरेलल लाइटें आ रही हैं और अब वो डाइवर्ज हो गई हैं, तो डाइवर्जिंग कौन होता है, कन्वेक्स लेंस। तो पहली देखो, पहली बात तो ये लेंस है, क्योंकि आर पार गई है लाइटें, वरना टकरा के वापस आती तो वो मिरर होता, तो मिरर का तो केस है नहीं, प्रिज्म भी नहीं हो सकता, तो ये कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास कनकेव लेंस हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, सिंपल। चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट है,
ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, लाइपेज कार्बो, ना 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 ना, लाइपेज तो फैट को करता है। ये भी गलत, ये भी गलत है। तो हाँ, लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये बहुत सही बात थी। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को, बिल्कुल सही, दिस इज डी, राइट। ओके, डी की बात करते हैं। दी फिगर given below represent the experiment carried out between the sulfuric acid and the sodium chloride, which react with each other to form the HCl gas. तो इनमें से ब्लू लिटमस पेपर बॉट नियर द माउथ और टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एस्टर, बट देयर इज नो चेंज। तो कोई चेंज ही ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑब्वियसली द लिटमस पेपर मस्ट बी ड्राई। ड्राई के अंदर ही तो चेंज नहीं होता, बाकी तो चेंज हो ही जाता है। क्योंकि ड्राई के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं होगा तो वो अपना कैरेक्टर कैसे दिखाएगा, इसीलिए। To prepare a good temporary mount of petunia leaf using showing stomata, from where the student will have to put the peel. Given reason, तो student will have to observe the peel, tip of the leaf. From where the student को कहाँ से निकालना चाहिए, उसे स्टोमेटा देखने हैं। हमेशा ध्यान रखना, लीफ के लोअर साइड से हमें निकालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपर पार्ट जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो इसीलिए अगर हमें ये सब चीजें देखनी है तो हमें उसके लोअर पार्ट से निकालना चाहिए। तो इसलिए बेटर टू से लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, सो वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम द लोअर सरफेस। फाइन। द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज, ऐसा क्यों? तो हमें पता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम स्कैटर करता है। तो रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, तो आंसर मस्ट बी लीस्ट स्कैटर्ड, सिंपल। हमारे पास असर्शन रीजन आ रहे हैं। एल्यूमिनियम यूज होता है कुकिंग के लिए, बिल्कुल। एंड एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। सी, देखो वो यूटेंसिल्स के लिए यूज होता है क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन स्टिल वो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फर्दर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, Al2O3। तो फिर वो सेफ ही रहता है, फिर खाने के साथ रिएक्ट ही नहीं करता वो फिर। तो इसका मतलब ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानी जा सकती ना। तो इसीलिए what should we say? So we should say they both are right statement but not the correct explanation. Dark phase is independent of light, बिल्कुल सही है। डार्क फेज लाइट पे डिपेंड ही नहीं करती। डार्क फेज टेक, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डार्क फेज हमेशा रात को होता है ये नहीं है, डार्क फेज कभी भी हो सकता है, बस वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? डार्क फेज नाइट में ही होगा ये ऐसा जरूरी नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है? बस वो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डार्क फेज में ही CO2 से ग्लूकोज बनता है और वो एनर्जी पे डिपेंड रहता है जो कि लाइट फेज में बनकर आती है। तो एजर्शन सही है, ये गलत है। केमिकल, हाँ बिल्कुल सही है। केमिकल एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ बिल्कुल सही है। तो 33 तो कंप्लीटली एब्सोल्युटली राइट माना जाएगा। 34, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर emerging फ्रॉम द लेंस, डाइवर्जिंग तो दे मस्ट बी कनकेव, क्या कनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस है? हाँ, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। एक सेकेंड, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर emerging फ्रॉम द लेंस, आफ्टर emerging फ्रॉम द लेंस, then the lens must be concave। concave तो यही होता है, और लाइट तो जाती है ऐसे, डाइवर्जिंग। the convex lens give diverging rays, the rays are diverging after emerging from the lens। ये तो मुझे सही लग रही है स्टेटमेंट। the convex lens give diverging rays, नहीं,
मुझे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रही है, राइट? क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है? व्हाट डू यू थिंक? देखो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और द कन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेज, कैन कन्वर्जिंग, कन्वेक्स लेंस तो वैसे कन्वर्जिंग के लिए यूज होता है, तो हम तो इसे रॉन्ग ही मानेंगे। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी तो हम रॉन्ग ही मान के चलेंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज। तो आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज एक थिक इलास्टिक वॉल, ओके, हाई प्रेशर उतर होता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। नहीं नहीं नहीं, ये तो वेन का फंक्शन बता दिया, गलत है। थिन तो होता ही नहीं है, थिक होता है। हाँ टू, लो प्रेशर तो नहीं होता, हाई होता है। ये है हमारे पास बिल्कुल हाई प्रेशर विदाउट वेल्स, और ये डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन लेके जाता है, तो डी हो जाएगा। आर्टरीज का जो होता है वो थिक इलास्टिक वॉल होता है, ल्यूमेन नैरो होता है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ चलता है, राइट, और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वी नो दैट। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है, राइट? तो यही हमने डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ये फिर से रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, फाइन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इज डिफरेंट कलर्स, रेड मूव्स, अच्छा व्हाइट लाइट इन एयर, ओके। एक्चुअली मैं देखा जाए तो हमें पता है कि अगर ये एयर की बात कर रहा है, तो एयर की बात कर रहा है तो फिर तो हमारे सारे कलर एक ही स्पीड से चलते हैं, राइट? तो एयर के अंदर अगर बात है तो फिर तो सारे एक साथ चलेंगे। मीडियम के अंदर ये लोग अलग बिहेव करते हैं, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो एयर के अंदर है तो ये सब एक ही स्पीड से चलेंगे। ये कहाँ पर होता है, देखो ग्लूकोज से पायरुवेट सबको पता है, पायरुवेट से फिर ये, नहीं नहीं, इथेनॉल माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं बनता, साइटोप्लाज्म में, एक सेकेंड, लैक्टिक एसिड साइटोप्लाज्म में बन सकता है, लेकिन ना ना ना, ये तो मसल्स के अंदर यूज होना चाहिए था ना, ये भी गलत है। ये वाला सही है, डी, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से फिर वो अगर उसे एनारोबिक ही करना है तो एनारोबिक तो साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है। ठीक है, 10 ml HCl और NaOH है डिफरेंट बीकर के अंदर, इन अ बीकर वन एक NaOH है, बीकर टू HCl है, तो स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट। तो स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा? तो हमको पता है कि अगर बीकर वन में NaOH है तो पीएच बढ़ेगा, और उसमें HCl है तो पीएच कम होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एसिड से पीएच कम होता है। अब देखो ये करेक्ट सीक्वेंस है, वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात कर रहा है, अगर ये वेवलेंथ की बात कर रहा है तो वेवलेंथ तो एक ही ज्यादा होती है, वी नो दैट। तो वेवलेंथ इसकी ज्यादा है तो ठीक है, ये गलत है बाकी, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। When the common metal is reached anodized, it turns black. When the hydrogen gas pass through this, it regain its original color, hot black, then it's regain. तो इसका मतलब पहले उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, पक्की बात है, फिर बाद में रेडॉक्स हुआ है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, उस कॉमन मेटल का, तो वो ब्लैक हो गया था, फिर उसमें जब हाइड्रोजन गैस पास करी तो फिर एक्चुअली में उसका वो रेडॉक्स हो रहा है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। विच, अब ये ग्लास की बात कर रहा है, अगर ये ग्लास की बात कर रहा है तो हमें पता है कि इसके अंदर जो ट्रेंड आएगा वो यही आएगा, क्योंकि मैंने बोला जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो उतना स्पीड से चलता है, तो इसीलिए। मटेरियल फूड ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड दी एब्जॉर्ब्ड। तो देखो ये लोग एंजाइम निकालते हैं, राइट, और ये जो एंजाइम निकालते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे कि ईस्ट, मशरूम, ग्रीन प्लांट तो नहीं निकालते, तो ये सब एंजाइम निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, तो आंसर हो जाएगा बी। सनलाइट आ रही है, सनलाइट से सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है, ठीक है, और AgCl बनाएगा तो ऑफ कोर्स वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है देखो,
जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो वेवलेंथ किसकी कम है? वेव की, और वायलेट होना चाहिए। तो अगर हम 40 विबग्योर है ना, तो विबग्योर की वेवलेंथ सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है। अब हमें देखना है कि किसका करेक्ट एंगल है डेविएशन का। तो ऑफ कोर्स हमें पता है ये ब्लू वाले का ज्यादा आता है, फिर येलो, फिर ऑरेंज, विबग्योर के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है एंगल ऑफ डेविएशन का, वो ब्लू का होता है, ठीक है ना, क्योंकि विबग्योर करते हैं। तो इसका एंगल ऐसे पड़ता है और एर आर्ट के रेड का ऐसे, तो वो ज्यादा एंगल नहीं बन पाता ना। तो वायलेट का सबसे ज्यादा बनेगा ऐसे, एक्स्ट्रा। तो इसीलिए ब्लू का सबसे ज्यादा एंगल होता है डेविएशन। डायग्राम से सब पता लग जाता है। आफ्टर द रेन रेडिश ब्राउन कलर ऑब्जर्व हुआ है। ही क्लीन दी फाउंड दी शाइनी नॉन कोरोडेड लेयर beneath. What could she prevent such reaction to occur? शेरिया ने देखा कि ये गेट पर रेडिश ब्राउन लेयर है। तो अब हम उसे क्या करना चाहिए? टू नी टू सरफेस को टू लॉक। ऑफ कोर्स उसे पेंट करना चाहिए। कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए पेंट ही तो किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन समझ गए, बहुत सिंपल सी बात है। ये सब थोड़ी करेंगे। गोल्ड का क्यों बनाएंगे भाई? नुकसान नहीं हो जाएगा अपना? क्लियर ब्लू क्यों दिखता है? अरे क्योंकि वो स्कैटर ज्यादा करता है ब्लू लाइट, और ये तो ये सी हो जाएगा। वॉयलेट और ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटरिंग करती है, राइट। जितना ज्यादा स्कैटरिंग करेंगे वो उतना ही ज्यादा हमें दिखता भी है फिर, ऑफ कोर्स। ठीक है, सेक्शन सी पे आते हैं। थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम बिना पढ़े करने की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द देन द इमेज विल बी। तो वो वहीं पर ही तो बनेगी, तो सेम साइज की बनेगी, राइट। तो कंटेंट बनने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी चीज रखी जाती है उतनी ही बनती है। नो मैटर हाउ फार यू आर स्टैंड फ्रॉम द वे योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, सीधी। तो वो कौन सा मिरर होता है? तो देखो, हमने मिरर की, हमने कनकेव के सारे केस पढ़े थे, उसमें सिर्फ एक ही था ऐसा इरेक्ट। लेकिन कन्वेक्स में दोनों के दोनों क्या थे हमारे पास? इरेक्ट वाले से कन्वेक्स हो या फिर वो प्लेन हो, तो इसका मतलब आइदर प्लेन और कन्वेक्स में हमेशा सीधी इमेज बनती है। तो ये सीधी इमेज के लिए प्लेन और कन्वेक्स। मैजिक मिरर का मतलब है आजकल जो फ्रेम आते हैं ना मैजिक मिरर वाले, तो वो सब होते हैं सी फाइंड बिगर इमेज मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी सेम साइज स्मॉलर लेग। ओह अच्छा, तो इसका मतलब सारी चीजें उसने ऑब्जर्व कर ली उसके अंदर, तो इसका मतलब उसमें सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक तो सेम साइज है, एक में स्मॉलर है, एक में ज्यादा बड़ा है। तो ये तो भाई तभी हो सकता है कि जब उसमें क्या हो, कनकेव लगा हो, फिर प्लेन, और फिर हमारे पास कन्वेक्स। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो है वो कनकेव है, क्योंकि इसमें बड़ा दिखा है, फिर सीधा, और फिर थोड़ा छोटा कन्वेक्स। तो ये होता ही है। टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो बड़ी इमेज पाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो हमें एक्चुअली में मिरर यूज करना पड़ता है, वो भी कौन सा वाला? कनकेव वाला। तो कनकेव वाले में हमें लार्जर इमेज बनकर आता है। तो कनकेव मिरर नॉट दी, यस ये हो जाएगा मेरे पे। प्लेन में तो इक्वली आता है, तो कनकेव मिरर हम यूज करेंगे, सिंपल। व्हाट कुड बी द पॉसिबल लिक्विड प्रिपेयर्ड इन टेस्ट ट्यूब? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला तो जनरल नहीं होगा, ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, तो इसलिए इसे मुझे लेने नहीं चाहिए थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो टिपिकल हो, तो मैं वो देखता हूँ। ये तो काफी सारे सिंपल क्वेश्चंस है, तो मुझे लगता है कि हम वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ये देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास डायलाइसिस है, राइट, हेमोडायलाइसिस। ठीक है, रीनल डायलाइसिस के लिए एक पर्टिकुलर एक मशीन होती है कॉम्प्लिकेटेड, और हमारे सिलेबस में वैसे भी ये हेमोडायलाइसिस है। ठीक है। बीपी कंडीशन में क्या होता है मिस्टर प्रभाकर? विच काइंड ऑफ इंजेक्शन फॉर दी हाई बीपी? तो हाई बीपी एक्चुअली हम फिर इंसुलिन देंगे, ठीक है। तो हाई बीपी अगर हो रखा है तो हम इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, रिमेम्बर दैट। और अगर इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इज किडनी इज अबाउट, तो हमें ध्यान रखना है दैट वुड बी 180 लीटर डेली। तो ये हमको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। गॉट इट? मुझे लगता है कि इतना काफी है।
समझाने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, वरना दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहीं तक ही हम रखते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें पैराग्राफ पढ़ने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देने होते हैं, जो कि वो काफी सेक्शन, लास्ट वाला सेक्शन काफी इजी होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पोर्शन। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग। बाय बाय। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट, आई मीन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स।